IBN 7 हौसला है। नमस्कार। नेपाल की राजधानी काठमांडू से मैं हूं जनक दवे, जहां भारत को सुपर पावर बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति में अहम भूमिका अदा करने जा रहे हैं सार्क देश। सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को काठमांडू पहुंच रहे हैं। भारत के अलावा आसपास के बाकी 7 मुल्कों के नेता भी इस सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां पर आतंकवाद से लेकर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही में 3 बड़े एग्रीमेंट है, उस पर हस्ताक्षर होंगे। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, सार्क में सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा की ये तस्वीरें अगस्त की हैं, लेकिन नेपाल के लोग अब भी उस यात्रा को भूल नहीं पाए। ये 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा थी, लेकिन मोदी ने अपनी गर्मजोशी से हिमालय की गोद में बसे इस देश को अपना बना लिया। नरेंद्र मोदी एक बार फिर नेपाल पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बार मसला द्विपक्षीय रिश्तों का नहीं है, बल्कि 30 साल पुराने क्षेत्रीय संगठन सार्क को नई दिशा देने का है। भारत जिसका सबसे बड़ा और सबसे अहम सदस्य है। दक्षिण एशिया के 8 मुल्कों के क्षेत्रीय संगठन सार्क को मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो रुतबा देना चाहते हैं, जिसकी बदौलत भारत सुपर पावर की अपनी भूमिका को और पुख्ता तरीके से निभाना चाहता है। यही वजह है कि ब्रिक्स से लेकर आसियान तक और दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली, मजबूत और अमीर देशों के संगठन G20 के बड़े मंच से भी मोदी ने आह्वान किया कि दुनिया को ऐसे और संगठन की जरूरत है। Thank you very much for hosting this reception. I am delighted to be present at this function. Congratulations to Brisbane for being such a wonderful host to G20. You did an outstanding job. दुनिया की तस्वीर तय करने वाले संगठनों में G20 का किरदार सबसे अहम है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्कीशुदा 20 मुल्कों का संगठन है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन, अरब लीग, आसियान जैसे तमाम संगठन हैं, जिनका दुनिया में अपना अपना प्रभाव है। इन संगठनों के जरिए दुनिया के बड़े बड़े देश बाकी मुल्कों से अपनी बातें मनवाते हैं, अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, अपनी धमक दिखाते हैं। लेकिन इस मामले में दक्षिण एशियाई देशों के 30 साल पुराने संगठन सार्क की भूमिका अब तक न के बराबर रही। 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की नींव रखी। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों का ये संगठन अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। आज भी सार्क के ज्यादातर देश अपनी अपनी समस्याओं से अकेले जूझते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मन बना चुके हैं कि वो सार्क को दुनिया के प्रभावशाली संगठनों में से एक बनाकर ही रहेंगे। मेरे और प्रधानमंत्री जी के लिए ये दूसरा मौका होगा सार्क के सभी देशों से इकट्ठे मिलने का, क्योंकि हमारे यहाँ नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमने सभी सार्क देशों को समारोह में बुलाया था। तो समारोह के बाद अगले ही दिन 8 देशों से हमारी बातचीत हुई थी और इस बार पुनः मौका मिलेगा उन सभी से बात करने का। दक्षिण एशिया में गरीबी हटाने के लिए सार्क देशों में आर्थिक गठजोड़ बहुत जरूरी है। अगर सार्क देशों में कारोबार बढ़ेगा तो इसके सबसे बड़े देश भारत का दुनिया में प्रभाव भी बढ़ेगा। लेकिन हालात ये हैं कि साउथ एशिया में इंट्रा रीजनल ट्रेड सिर्फ 6% है, जबकि दुनिया के दूसरे रीजनल एसोसिएशंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का आपसी कारोबार 60% है, नाफ्टा का 50% और आसियान का 25%। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2013-14 में भारत का सार्क देशों को निर्यात 17.3 अरब डॉलर रहा, वहीं इंपोर्ट सिर्फ $3.25 अरब। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कुल निर्यात 312 अरब डॉलर और आयात 450 अरब डॉलर था। व्यापार में यह असंतुलन ही है
जिसकी वजह से सार्क दुनिया के बड़े मंचों पर बड़ी भूमिका नहीं निभा पाता और इसके सबसे बड़े देश होने के नाते भारत का किरदार भी कमजोर पड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सार्क को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कमर कस चुके हैं। अपने शपथ ग्रहण के बाद से वो पिछले 6 महीनों के दौरान सार्क देशों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी कोशिश की अगली कड़ी है नेपाल। दुनिया के मंच पर मजबूत भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क को भी मजबूत करना चाहते हैं। 8 मुल्कों के इस संगठन में भारत क्योंकि सबसे बड़ा है, इसलिए बाकी देशों को मदद पहुंचाने और बड़े भाई की भूमिका अदा करने के लिए भारत हमेशा के लिए तैयार है। दरअसल सार्क देशों में भारत की भूमिका अगर बढ़ती है तो निश्चित तौर पर दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को भी कम किया जा सकता है। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक आसियान, G20 समेत दुनिया के तमाम मंचों पर कूटनीतिक कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय अभियान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क के मंच पर आ पहुंचा है। हालांकि सच ये है कि प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के साथ मोदी के कूटनीतिक अभियान की शुरुआत सार्क के साथ ही हुई थी। प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजकर एक बड़ी कूटनीतिक पहल की थी। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में सार्क देशों के नेताओं की मौजूदगी ये पैगाम भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक अभियान में सार्क देशों की अहम जगह है। यही वजह है कि 25 नवंबर से 27 नवंबर के बीच काठमांडू में हो रहे 18वें सार्क सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा को खासी अहमियत दी जा रही है। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं 8 मुल्कों के नेता। सार्क सम्मेलन में 3 अहम संधियों पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख है एनर्जी, रेल और मोटर ट्रांसपोर्ट। एनर्जी ट्रीटी के तहत संयुक्त रूप से बिजली उत्पादन की बात है, तो वहीं रेल और मोटर ट्रांसपोर्ट के तहत एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट के अलावा टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है। ऐसे में ये 3 अहम संधियों पर हस्ताक्षर होते हैं तो ये सबसे बड़ी सार्क देशों की उपलब्धि होगी। सार्क देशों में भारत सबसे बड़ा मुल्क है। बाकी सदस्यों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। लंबे वक्त तक सार्क को लेकर भारत की विदेश नीति एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति की तरह ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद भारत की सार्क नीति में बुनियादी बदलाव दिखने लगा। Today, I ask our space community to take up the challenge of developing a SARC satellite that we can dedicate to our neighborhood as a gift from India. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के ठीक बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी साफ किया था कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को संवारने में सबका साथ, सबके विकास का मंत्र अहम किरदार निभाएगा। लुक जापान पॉलिसी ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक लुक ईस्ट पॉलिसी ज्यादा स्ट्रांग होगा। दोनों का अपना अपना महत्व है, 2 देशों की आपस में कभी तुलना नहीं की जा सकती। दरअसल सार्क देशों के साथ सबका विकास का मंत्र आगे करने के पीछे मोदी सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके 3 साफ लक्ष्य हैं। पहला, सार्क मुल्कों के साथ विकास और आतंकवाद पर लगाम लगाने के मकसद से साझेदारी। भारत की बढ़ती ऊर्जा की जरूरत के मद्देनजर पड़ोसी मुल्कों से साझेदारी। दूसरा, पड़ोसियों पर चीन की सेंध को रोकने की कोशिश। और तीसरा, दुनिया में अपने हित साधने के लिए सार्क के मंच का इस्तेमाल। इन तीनों लक्ष्यों के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की शुरुआत भी भूटान के साथ हुई। मोदी ने नेपाल की यात्रा भी की, जहां उन्होंने कमजोर पड़ते जा रहे ऐतिहासिक रिश्तों में नई जान फूंकी। बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी भारत ने नए सिरे से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है। भारत की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय रूप से फायदेमंद समझौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भूटान और नेपाल के साथ भारत ने बिजली पैदा करने के लिए पावर स्टेशन से जुड़े समझौते किए। बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही समझौते की कवायद हो रही है।
प्रधानमंत्री दक्षिण एशिया में कारोबार और निवेश के साथ साथ सार्क देशों की आपसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सार्क विकास बैंक की स्थापना को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को पूंजी मुहैया कराना है। काठमांडू सम्मेलन में इस योजना को मंजूरी मिल जाती है तो भारत के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी। कैमरामैन निजाम के साथ जनक दवे, काठमांडू, IBN 7। 8 मुल्कों के क्षेत्रीय संगठन में भारत सबसे बड़ा है। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। सार्क को अगर मजबूत करना है तो भारत पाकिस्तान को साथ में आना होगा, लेकिन पिछले लंबे समय से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। ऐसे में इस सम्मेलन के दौरान भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ी बर्फ टूटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में पिघलेगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ी बर्फ। नेपाल में जब मोदी और नवाज शरीफ आमने सामने होंगे तो क्या हाथ मिलने के साथ दिल भी मिलेंगे? काठमांडू में हो रहे 18वें सार्क सम्मेलन को लेकर ये सवाल चारों तरफ पूछा जा रहा है। हालांकि सार्क सम्मेलन के दौरान मोदी शरीफ की अलग से औपचारिक मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक मुलाकात हो सकती है। ऐसा हुआ तो रिश्ते फिर पटरी पर आ सकते हैं। ये सब चीजों के लिए कल तक इंतजार करिए। सार्क समिट, हाँ जी। When is the bilateral, sir? Well, I think 1 or 2 are fixed, the rest are not yet fixed. With What about India, with when is Mr. the Modi? meeting with Mr. Modi and No plan yet. 8 देशों के क्षेत्रीय संगठन सार्क में भारत के बाद पाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा देश है। यही वजह है कि सार्क सम्मेलनों में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात पर सबसे ज्यादा नजर रहती है। दिलचस्प यह है कि काठमांडू में मोदी नवाज मुलाकात को लेकर ठीक वैसी ही हलचल महसूस की जा रही है जैसी कि 2002 में थी। 2002 में सार्क का 11वां सम्मेलन भी काठमांडू में हुआ था। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमले की पृष्ठभूमि में सारी दुनिया में ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तब के शासक परवेज मुशर्रफ में कोई बातचीत होगी। सम्मेलन में मुशर्रफ अचानक ही वाजपेयी की तरफ चले आए। वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा सेकंड भर के लिए दोनों नेताओं का हाथ मिलाना मीडिया की सुर्खियां बन गया। तब दिसंबर 2001 का आतंकी हमला तनाव की वजह था। अब सीमा पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन और कश्मीर मुद्दे पर तनाव की वजह से रिश्ते ठंडे हो चले हैं। Government of India's stand is extremely clear. The Pakistan's actions and Pakistan's deeds in the last several months certainly do not really give confidence, do not really indicate that this country is seriously interested in pursuing a bilateral dialogue with India. आतंकवाद भारत की बड़ी चिंता है, लेकिन रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे के समाधान को अघोषित शर्त बना रखा है। वो न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को भी भारत के खिलाफ उकसाता रहता है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर ही साफ कर दिया कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। हाल ही में शरीफ ने फिर कहा है कि भारत से बात करने से पहले पाकिस्तान हुर्रियत नेताओं से जरूर बात करेगा। मेरे ख्याल में बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी हुर्रियत वालों को जनरल मुशर्रफ से दिल्ली में मिलने दिया गया, फिर उनको पाकिस्तान जाने दिया गया, फिर वापसी पे उन्होंने LK आडवाणी जी से बात की। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए और हाँ दोनों मुल्क उनके बीच में अच्छे ताल्लुकात बना। जाहिर है रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए दोनों देशों में बातचीत जरूरी है, लेकिन दोनों देशों के अपने रुख पर अड़े होने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। लिहाजा सार्क पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये थिम्पू में हुआ 2010 का सार्क सम्मेलन ही था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं को शुरू करने के रास्ते खुल गए थे। सार्क सम्मेलन को लेकर काठमांडू में तैयारियां जोरों पर है। जगह जगह पर इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।
ये जो एरिया है वो कालीमाटी एरिया है, जो काठमांडू के जो एयरपोर्ट है वहां से लेकर होटल हॉल्टी, जहां पर वीवीआईपी लोगों को रहने का जो प्रबंध किया गया है वहां पर ले चलता है। यहीं पर कल तमाम जो वीवीआईपी है वो यहां से गुजरेंगे। साथ में दिखाऊं तो जगह जगह पर नेपाल पुलिस के कमांडोज के साथ पुलिस फोर्स लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये नेपाल पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, जिनको जिम्मा दिया गया है, हर उनको चेक पॉइंट दिए गए हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा उन पर है। पूरी तैयारियां यहाँ पर नेपाल प्रशासन की ओर से कर दी गई है और वो सड़कों पर खास तौर पे रंग रोगान से लेके सड़कें साफ कराने तक का काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में। आप देख सकते हैं ये पशुपतिनाथ मंदिर का बाहरी हिस्सा है, अंदर जाने में पाबंदी है, लेकिन मैं बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। साथ ही में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेपाल यात्रा पर आए अगस्त महीने में, तब आखिरी दिन में पशुपतिनाथ मंदिर पर आए थे और उन्होंने 2500 किलो चंदन यहाँ पर चढ़ाया था। साथ में कुछ राशि भी यहाँ पर इसके डेवलपमेंट को लेकर दी थी। क्या कुछ इतिहास है और पशुपतिनाथ को लेकर क्या कुछ तरह तरह की बात है, हमारे साथ जानने के लिए बात करते हैं यहाँ के ट्रस्ट में शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम सबसे पहला जानना चाहेंगे? नाम गणेश अधिकारी है। सब जानना चाहेंगे, जब मोदी जी यहाँ पर आए थे उसके बाद किस तरीके का डेवलपमेंट में कुछ बदलाव हुआ, क्या हुआ? 2500 केजी यहाँ पे उन्होंने चंदन भी उस समय चढ़ाया था। वो चंदन तो मुझे जहाँ तक पता है चंदन चल रहा है अभी, और मोदी जी ने जो आर्थिक सहायता दी है, माफ कीजिएगा मेरा हिंदी कुछ टूट फूट होता है, और उसका क्या कहते हैं मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए ये रकम आया था। मंदिर के जीर्णोद्वार किस तरह किया जाए, कहाँ से किया जाए, शुरू किया जाए, कैसे किया जाए, इसका एक प्लान बन रहा है कोष में। चौधरी साहब भी हमारे साथ है। सर, क्या इस तरीके यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान क्या है? चूंकि जो राशि दी गई थी प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे खास तौर पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, क्या कुछ प्लान है? अगर ऊपर से आप हमको इसका प्लान भारतीय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और नेपाल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलकर, दोनों मिलकर के संयुक्त प्लान किया है। क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसके पुराने होने के कारण से इसमें जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, रिनोवेशन भी है और इसकी जो मरम्मत करने की आवश्यकता है। तो इसी सब विषय में डिटेल सर्वे हुआ था आज से बहुत पहले। उसका एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया था और उसी जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था उसमें जो लगने वाले खर्च है वो धनराशि जो था, अभी मोदी जी आकर के वो धनराशि यहाँ उपलब्ध कराने के लिए बोले हैं। तो थोड़े समय बाद या थोड़े साल बाद पशुपतिनाथ की एक नई शक्ल सूरत, या कहे कि पशुपतिनाथ एक नए अवतार में यहाँ के जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनको देखने को मिल सकता है।